वेलकम टू द पाठशाला। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमने 3 पार्ट कर लिया है। आज पॉलिटिकल साइंस का चौथा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं। अगर आप स्टार्ट से पढ़ेंगे तो आपको याद रखने में चीज़ों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप मिडिल से पढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और एक बात और कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है कि इस चैनल ने ये वीडियो अपलोड कर ली है। उससे आपको इस चैनल का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी प्रस्तावना, प्रियम्बल और अनुसूचियां। इनको हम ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे? जैसे अनुसूचियां 12 होती हैं, इन 12 अनुसूचियों को पढ़ना एक अलग बात होती है और उनको हमेशा याद रख पाना अलग बात होती है। तो हम आज मिमोनिक्स की भी बात करेंगे, ट्रिक्स की भी बात करेंगे कि हम क्या मिमोनिक्स या ट्रिक यूज करके उन अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को याद रखने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं हम। उसने मेरे नाम पे पैसे मांगे और कसम खाई कि वह बांटेगा अनुसूचित तथा जनजाति लोगों में, लेकिन एटीएम खराब या ब्रेक था और भाषा भी अलग थी। जमीन विदेशी लग रही थी, इसलिए वह गांव छोड़कर शहर चला गया। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने एटीएम की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। नहीं, आप एटीएम को ऐसे याद रखिए, ATMM, एटीएम। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस स्टोरी को याद कर लीजिए। हम आगे चल के ये बताएंगे कि इस स्टोरी का इस्तेमाल अनुसूचियों को याद रखने में कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आपको प्रस्तावना दे रहे हैं, आप एक बारी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। प्रस्तावना ऐसे है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आपको पता है कि प्रियम्बल पे सभी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, तो इसके लिए आपका प्रियम्बल जानना बहुत जरूरी है। तो एक बारी आप ये पढ़ लीजिए। अब प्रियम्बल के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। याद रखिए, सिर्फ इसी लाइन पे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है, जो यहां से स्टार्ट होता है हम भारत के लोग और खत्म होता है अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, इससे क्या होता है ना कि लोगों की सर्वोच्चता और संप्रभुता की उद्घोषणा होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भारत के लोग हैं। भारत को लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रस्तावना का इस्तेमाल हमेशा होता रहता है जब कभी भी संसद कानून बनाती है और उसमें ऐसा लगता है कि ये कानून या ये अमेंडमेंट सही नहीं हुआ है, तो उसमें प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। हम यहाँ पे कुछ उच्चतम न्यायालय में चले हुए वाद की चर्चा करेंगे, जिसके विषय में अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहले नंबर पे है
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957। इसमें यह बोला गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है उसमें बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960। इसमें यह कहा गया कि अगर संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध महसूस होती है या प्रतीत होती है तो प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगा। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अंग प्रस्तावना को नहीं माना और यह कहा कि विधायिका जो है, जो हमारी संसद है, जो कानून या अमेंडमेंट करती है, वो प्रस्तावना में बदलाव नहीं ला सकती। जबकि केशवानंदन भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा उच्चतम न्यायालय ने, और एक बार अंग हो गया तो अब संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इस वाद में न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो आप देख रहे हैं कि बेरुवाड़ी वाले वाद में क्या कहा गया और केशवानंदन भारती वाले वाद में क्या कहा। कि बेरुवाड़ी वाले वाद में यह बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह बोला गया कि ये अंग है, और अगर ये संविधान का अंग है तो संसद संशोधन कर सकती है और अगर नहीं है तो नहीं कर सकती है। तो ये दोनों वाद आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से वाद में क्या बोला गया। अब बात करेंगे हम मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया उसमें क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि जो संसद है, हमारी संसद नकारात्मक जो है संशोधन नहीं कर सकती है मूल ढांचे में। अगर संशोधन मजबूत करने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन को तो किया जा सकता है। हमारे प्रस्तावना में जो है वो 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये प्रियम्बल प्रस्तावना के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। इनसे पिछले कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों की और भाग की। भाग के विषय में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और साथ में मेमोनिक्स भी। तो जो अनुसूचियां हैं वो हमारी 12 हैं और जो भाग हैं वो 22 हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात किया गया है कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। जो दूसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सभी के वेतन, भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, इसकी चर्चा की गई है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र, इनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। जो सातवीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, डिवीजन कैसे हो, इसकी बात की गई है। इसके लिए ये 3 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। एक तो केंद्र सूची होती है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जैसा कि नाम है, केंद्र सूची के विषयों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पे सिर्फ राज्य कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये जो 7वीं अनुसूची पे है इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केंद्र, राज्य
और दोनों के आपस में कौन कौन से विषय होते हैं उसके विषय में चर्चा करूंगा। आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे अगर राज्य कानून बनाता है और केंद्र कानून बनाता है और आपस में टकराव की स्थिति महसूस होती है तो केंद्र का जो बना हुआ कानून होता है वो माना जाता है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं पे बेस्ड है। अभी इस वक्त 22 भाषा है, जब स्टार्ट था तो उस वक्त सिर्फ 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी, जबकि 2000 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये जोड़ी गई थी। जो 9वीं सूची है हमारी, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है कि राज्य कैसे कैसे संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इस वाली अनुसूची में जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें 284 अधिनियम है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 52वां संशोधन था वो। 11वीं अनुसूची ये 73वें संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज्य से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, वो भी 1993 में जोड़ी गई है। ये नगर पालिका से रिलेटेड है। नगर पालिका होती कहाँ है? शहरों में होती है और इसमें 18 विषय है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए जो मैंने आपको सबसे स्टार्ट में स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी के थ्रू हम इस पूरे की पूरी 12 अनुसूचियों को याद रखेंगे। चलिए तो समझते हैं कि वो स्टोरी कैसे इंप्लीमेंट करें हम इस पे। ये स्टोरी ऐसे थी, हमने जो पहले बताया कि उसने मेरे नाम पे, तो जो पहला है नंबरिंग 1, तो इसमें क्या है, ये हमारी पहली अनुसूची हो गई नाम। तो पहली अनुसूची में आपको पता है कि जो हमारा संघ है उसमें कितने स्टेट है और कितना यूनियन टेरिटरीज है, उनके नाम की चर्चा की गई है। जो दूसरा है वो है पैसे। तो दूसरी अनुसूची में जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, पेंशन, सैलरीज, इनकी बात की गई है। तो दूसरी अनुसूची में पैसों से रिलेटेड बात की गई है। तीसरी अनुसूची ओथ पे है, कसम पे है कि जो पदाधिकारी हैं जो वो कसम खाते हैं उन पे है। तो चौथी अनुसूची है बांटेगा, डिवीजन करेगा। तो लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने सदस्य कैसे भेजेगा, इस बात की चर्चा है। तो फोर्थ में, ये थर्ड था, तो फोर्थ में राज्यसभा की सीटों में डिवीजन कैसा होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, इसकी बात की गई है। फिर जो पांचवा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति, इसके विषय में वर्णन है। छठवां था ये एटीएम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम और एम फॉर मणिपुरी। तो इन क्षेत्रों के जनजातियों के विषय में बातचीत है। ये है तुम्हारा 7th। इसमें क्या है, ब्रेक है, सेंटर और स्टेट के विषय में शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन, ब्रेक कैसे किया जाए, इसकी चर्चा है। तो आप इसके थ्रू 7वीं अनुसूची याद रख सकते हैं। यह है आपका भाषा। 8वीं, तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। जमीन, लैंड। जो 9वीं अनुसूची है उसमें बात की गई है कि राज्य जमीनों का अधिग्रहण कैसे करेंगे। और ये है जो छोड़कर, इसको आप यहां पे रखिए, इसके पहले, गांव से पहले।
और गांव को इसके बाद रखिए। जो छोड़ना है, जो बदलना है, तो दल बदल, एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ती है इस पार्टी को, उस पार्टी में जाती है। तो जो छोड़ना हो गया ये 10वां हो गया, दल बदल, या एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी को जाना। 11वां हो गया आपका ग्राम पंचायत, जो गांव से रिलेटेड होता है, ग्राम पंचायत। और 12 हो गया शहर से रिलेटेड होता है, नगर पालिका। तो शहर में होती है नगर पालिका, तो 12वें में बात की गई है नगर पालिका की, शहर की। तो इस तरीके से इस स्टोरी के थ्रू हम याद रख सकते हैं। आज के लिए इतने ही। आगे हम बात करेंगे भाग की और उस पे बेस्ड मेमोनिक की, कि हम कैसे मेमोनिक में ब्रेक करके पार्ट्स को याद रख सके कॉन्स्टिट्यूशन को। सो थैंक यू, बाय बाय।